हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इसमें पाठ 5 में है जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो इसका हम कुछ भाग पढ़ चुके थे और कुछ भाग बाकी रह गया था। तो जो भाग बाकी रह गया था उसे आज हम पूरा करेंगे। तो हमने जनन के बारे में, जनन की विधियों के बारे में, जरायुज और अंडप्रजक के बारे में पढ़ा। बहुत सारे क्रियाकलाप भी किए। अलैंगिक जनन, मुकुलन और द्विखंडन के बारे में पढ़ा। हाइड्रा और अमीबा के जनन के बारे में पढ़ा। और हमने लैंगिक जनन के बारे में भी पढ़ा, जिसमें मनुष्यों में और जीवों में किस तरह से जनन होता है। मादा और नर जनन अंगों के बारे में पढ़ा। निषेचन के प्रकार के बारे में पढ़ा। आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन के बारे में पढ़ा और बाह्य निषेचन को देखा जो मेढक में होता है। क्रियाकलाप भी किया। तो इस तरह से यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो इसके जो आगे का भाग है उसे आज हम पूरा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो बाकी है उसको देखते हैं। तो इसमें है परखनली शिशु, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी। तो परखनली शिशु की उत्पत्ति शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन, जिसे संक्षिप्त में IVF कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसका IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो हमने अभी इससे पहले जाना था कि जो मनुष्य में निषेचन की क्रिया होती है वो माँ के शरीर के अंदर होती है, लेकिन कुछ निषेचन कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता है। तो इस तरह के निषेचन को कहते हैं IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये एक कृत्रिम निषेचन होता है और जो शरीर के बाहर परखनलियों में होता है, प्रयोगशालाओं में होता है। तो इस निषेचन में शरीर के बाहर कृत्रिम परिवेश में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कराया जाता है। तो जो नर से शुक्राणु और मादा से अंडाणु लिया जाता है और उसका निषेचन किया जाता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की जो क्रिया को हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया हार्मोन से ही नियंत्रित होती है। तो हार्मोन के द्वारा जो अंडाशय में अंडाणु है उसको बाहर निकालने की क्रिया किया जाता है और स्त्री के अंडाशय में अंडाणु को निकालकर एक तरल माध्यम में शुक्राणु द्वारा संलयन कराया जाता है। तो परखनली में एक तरल माध्यम होता है जिसमें अंडाणु को और शुक्राणु को संलयन या निषेचन कराया जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, सफल गर्भाधान को स्थापित करने हेतु लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। तो ये परखनली में लगभग 1 सप्ताह तक ये विकसित होता है और युग्मनज को महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। उसके बाद जब ये परखनली में तैयार होता है तब इसको माँ के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है, माँ के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहाँ पूर्ण विकास होता है और शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। तो इसका जो निषेचन की क्रिया होता है शरीर के अंदर ना होकर बाहर परखनलियों में किया जाता है। जब भ्रूण थोड़ा विकसित होता है तो उसको माँ के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ शिशु तैयार होता है और जैसे सामान्य शिशु जन्म लेते हैं वैसे ही परखनली में जो IVF द्वारा जो शिशु जन्म लेता है वो भी इसी तरह से तैयार होता है। तो आप जानते हैं कि विश्व में जो पहला परखनली शिशु है वो है लुइस ब्राउन का जन्म 1978 में हुआ था। तो जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था उसका जन्म हुआ था 1978 में। उसका नाम था लुइस ब्राउन। भारत की प्रथम परखनली शिशु दुर्गा का जन्म विश्व के प्रथम परखनली शिशु के जन्म से 66 दिनों के बाद में हुआ था। तो जब विश्व में सबसे पहला शिशु जन्म लिया था लुइस ब्राउन 1978 में, तो उसके 67 डेज के बाद भारत में भी एक परखनली शिशु का जन्म हुआ। तो इस शिशु का नाम दिया गया था दुर्गा। ये भारत में प्रथम परखनली शिशु था। तो
तो इनको परखनली शिशु एक मिथ्या नाम इसलिए कहा गया है क्योंकि इन विट्रो शब्द लैटिन मूल का शब्द है जिसका अर्थ है कांच के भीतर होता है, जबकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है। तो ये एक मिथक नाम है कि परखनली या टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि शिशु तो माता के गर्भ में ही तैयार होता है। वो तो जो परखनली में बस उसको शुक्राणु से अंडाणु को मिलाया जाता है, लेकिन उसके बाद का जो उसको बढ़ने का जो प्रक्रिया है वो माँ के गर्भ में होता है। इसलिए जो परखनली का नाम है ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये ठीक नाम नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है इसका जो फुल फॉर्म है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो क्या हुआ, विट्रो शब्द का ये क्या है, एक लैटिन शब्द है और जिसका अर्थ है कांच के भीतर, मतलब कांच के भीतर शिशु का तैयार होना। लेकिन परखनली में तो शिशु नहीं बनता है, ये माता के गर्भ में ही बनता है, लेकिन तैयार बाहर होता है, निषेचन बाहर होता है। देखिए ये पहला जो शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी था तो ये ही था, ठीक है, लुइस ब्राउन। तो हम इसके बाद देखते हैं कि जब निषेचन संलयन के बाद निषेचन का क्रिया होता है उसके बाद अंडा का क्या होता है, जो अंडाणु होता है वो उसका क्या होता है। तो भ्रूण में परिवर्तित होता है, जो अंडाणु होता है वो भ्रूण में परिवर्तित होता है। तो आपने जाना है कि शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तो शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है, और यह युग्मनज वृद्धि करके क्या किस में बदल जाता है, भ्रूण में बदल जाता है और भ्रूण तैयार होता है। वास्तव में युग्मनज लगातार विभाजित होकर अनेक कोशिकाएं बनाता है। पहले ये एक कोशिका का होता है, धीरे धीरे इसमें विभाजन की क्रिया होती है और कोशिका में वृद्धि होती है और इस तरह से क्या होता है, एक भ्रूण तैयार होता है। ये कोशिकाएं समूहीकृत होकर विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्धित हो जाती है। तो ये कोशिका टूटते टूटते क्या होता है, इसका समूह तैयार हो जाता है कोशिकाओं का, और इससे बहुत सारे ऊतक और अंग बनते हैं और बढ़ते हैं। और इसका ये जो विकसित संरचना है इसको क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। ये जो अंडाणु विकसित होकर भ्रूण बनता है। तो इस चित्र में देखिए, ये चित्र ए में दिखाया है कि युग्मनज का बनना एवं भ्रूण का विकास। तो ये क्या है, अंडाशय है, अंडाशय से ये गर्भाशय में आता है भ्रूण, और यहाँ पे देखिए यहाँ से अंडा तैयार होता है, फिर धीरे धीरे ये जो अंडोत्सर्जन यहाँ होता है, और उसके बाद ये जो नली है फैलोपियन ट्यूब से होते हुए ये आता है यूट्रस में या फिर गर्भाशय में। तो यहाँ आकर अंडा इसमें चिपक जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। और देखिए इस चित्र बी में दिख रहा है कोशिकाओं का समूहीकरण। ये जो अंडा एक कोशिका का रहता है ये टूटते हुए बढ़ते हुए इस तरह से अंडा का रूप ले लेता है। और विकसित सी नंबर में दिखाया गया है विकसित होता भ्रूण। तो किस तरह से भ्रूण विकसित होता है, देखिए ये गर्भाशय की परत है, भित्ति है, और इसमें ये जो भ्रूण है या अंडा है ये चिपका हुआ है और विकसित होता है, और यहीं पे उसको भोजन भी मिलता है। जो गर्भाशय का किनारा है उसी से वो भोजन भी खींच लेता है, और इसी यहाँ पर जो भ्रूण होता है उसका विकास होता है, गर्भ का निर्माण। अब क्या है, गर्भाशय से भ्रूण जो है निरंतर विकसित होता है। तो ये एक कोशिका होता है, धीरे धीरे इसमें कोशिकाओं का विभाजन होता है और ये बढ़ता है, और इसमें अंगों का भी विकास होता है, और धीरे धीरे इसमें विभिन्न शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, आंख इत्यादि विकसित होते हैं। तो भ्रूण धीरे धीरे बड़ा होकर एक विकसित शरीर का रूप लेने लगता है, और उसके छोटे छोटे हाथ, पैर बनने लगते हैं, आंख बनने लगते हैं, सिर बनने लगते हैं, और ये विकसित होता जाता है। तो भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों को पहचान हो सके उसे गर्भ कहते हैं। मतलब जब शरीर वो जो भ्रूण तैयार होता है, जब उसमें सारे भागों की पहचान होने लगती है कि एक बच्चे में जिस तरह से छोटे छोटे हाथ, पैर, आंख होते हैं, तो वो सारे चीज जब पहचान में आ जाने लगते हैं तो उस अवस्था को गर्भ कहते हैं। तो इस प्रकार गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है।
जब पूरा बच्चा तैयार हो जाता है माँ के गर्भ में, तो क्या होता है, जब पूरी तरह से उसके हाथ पैर आँख सर सब बन जाते हैं, तब उसके बाद उस शिशु का जन्म होता है। देखिए माँ के गर्भ में किस तरह से शिशु है, तो जब हमारा जन्म भी इसी तरह से होता है, गर्भाशय में भ्रूण। तो मानव भ्रूण का एक पूर्ण शिशु के रूप में विकसित होने में कितना समय लगता है, इसको पता करने का कोशिश कीजिए। तो आप बताइए कि मुर्गियों में निषेचन एवं भ्रूण के परिवर्तन की क्या क्रिया है, उसको हम देखेंगे। तो ये जो मानव भ्रूण तैयार होने का प्रक्रिया है, उसके बारे में आप पता लगाएंगे। अब देखिए मुर्गी में निषेचन के बाद क्या होता है, युग्मनज लगातार विभाजित होता है और जो अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। पहले निषेचन होता है, युग्मनज तैयार होता है और उसमें युग्मनज में विभाजन होते होते अंडे का आकार जो है बढ़ता रहता है, और जो अंडा वाहिनी है, जो अंडा आने का जो नली है, उससे होते हुए वो नीचे की ओर आता है और इससे नीचे बढ़ने के साथ साथ उस पर सुरक्षित कवच चढ़ती जाती है। और आप अंडा देखें, उसके ऊपर एक क्या सफेद रंग का कवर कड़ा सा हो जाता है, जिससे जो उसके अंदर का जो चूजा है वो सुरक्षित रहता है और यह जो कवच है वो कठोर बन जाता है। तो मुर्गी इस अंडे को अपने शरीर से बाहर निकाल देती है। तो मुर्गी के अंदर अंडे को चूजे बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है और आपने मुर्गी को अंडे के ऊपर बैठे देखा होगा और इस अवधि में अंडे में चूजे का पूर्ण विकास होता है। अंडा बाहर आ जाता है, लेकिन फिर अंडे से मुर्गी चूजे को बाहर आने में 3 सप्ताह का समय लग जाता है और इस अवधि में अंडे में चूजे का पूर्ण विकास होता है और पूर्ण विकसित होने पर कवच टूटकर चूजा बाहर आ जाता है। ये समझ गए मुर्गी से अंडा बनने का और अंडे से चूजे बनने का प्रक्रिया है। तो मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती क्यों है और इससे उसके कार्य को क्या कहते हैं, तो ये क्या होता है, क्योंकि वो अपने अंडों को गर्मी देना चाहती है, इसलिए उसको ढक के रखती है और जिससे अंडे से चूजा आसानी से बाहर आ जाए। अब है कायांतरण से क्या समझते हैं, तो शिशु के वयस्क होने की जो प्रक्रिया है उसको समझते हैं। तो आप अपने आसपास के वृक्षों के पत्तों में कीट के जो कीड़ों के जो अंडे होते हैं, बच्चे या फिर इल्ली इत्यादि को ध्यान से देखे होंगे और उसको यदि आपको अपने आसपास ऐसे कीड़े के अंडे दिखे तो उसको और भी ध्यान से देखिए। तो आप देखेंगे कि कुछ जंतु के जो नवजात शिशु होते हैं वयस्क से क्या होते हैं, एकदम अलग दिखाई देते हैं। जैसे रेशम का कीट जो होता है, कीड़ा जो होता है, वो जीवन चक्र को में ये क्या होता है, पहले वो कोकून के रूप में होता है, इस तरह से कवर होता है, लार्वा होता है, फिर कोकून होता है, फिर उससे रेशम कीट निकाला जाता है, कीट निकलता है। तो ये जो प्रक्रिया होता है, जो उसके जो नवजात शिशु होते हैं वे मूल जो ये है कीट है उससे अलग होते हैं देखने में। तो इस प्रकार आप अपने घर के आसपास के जलाशयों में मेढक को भी देखे होंगे। तो मेढक के अंडे से वयस्क बनने की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसको हम देखेंगे। देखिए इस तरह से मेढक का जीवन चक्र चलता है। मेढक का जीवन चक्र ये है वयस्क मेढक, फिर क्या है, ये अंडे दिए, फिर क्या है, आरंभिक टेडपोल, इस तरह से टेडपोल बनता है, फिर इस तरह से टेडपोल का विकास होता है, फिर उसमें से क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और फिर वयस्क मेढक में इस तरह से मनुष्य में भी होता है, छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है और उसकी आकार में वृद्धि होती है और धीरे धीरे वो वयस्क की ओर आगे बढ़ता है। तो इसी तरह से सभी जीवों में होते हैं और मछलियों में भी आप ध्यान दीजिएगा, दिखने वाला जो टेडपोल ही है क्या है, विकसित होकर मेढक बन जाते हैं। तो ये शुरू में मेढक के जो बच्चे होते हैं कैसे दिखते हैं, मछली की तरह दिखते हैं, ये जैसे चपटे से दिखते हैं, लेकिन बाद में ये विकसित होकर क्या बन जाते हैं, मेढक बन जाते हैं। और जो वयस्क मेढक है उससे ये अलग दिखते हैं। तो विशेष परिवर्तनों के साथ जो टेडपोल हैं, शिशु मेढक है, छोटे बच्चे मेढक हैं, तो क्या होते हैं, वो वयस्क मेढक बन जाते हैं। और ये जो छोटे से बड़े होने का प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कायांतरण। तो
तो मनुष्य में भी वयस्क होने पर बदलाव होता है, परंतु हम इस बदलाव को कायांतरण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे तथा वयस्क की जो शारीरिक संरचना है उसमें अंतर नहीं होता, एक ही जैसे दिखते हैं। तो बचपन में हम जैसे दिखते हैं बड़े होने पर भी वैसे दिखते हैं। जैसे बचपन में हमारे भी 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, हमारे सर होते हैं, 2 आंख, नाक, कान, जैसे वयस्क के होते हैं वैसे ही होते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि हम छोटे होते हैं और जो वयस्क होते हैं वो बड़े दिखते हैं। उनका शारीरिक जो बनावट है वो ज्यादा बड़ा होता है, ऊंचाई अलग होता है, लेकिन देखने में एक जैसे ही होते हैं। अब देखिए क्लोन, और एक शब्द आता है क्लोन। तो क्लोन क्या होता है? तो किसी संपूर्ण जीव को या उसके जो जीवित भाग को कृत्रिम रूप से मात्र एक जीव नर या मादा से विकसित करने की जो प्रक्रिया है उसको क्लोनिंग कहते हैं। तो इसके लिए 2 जीवों की आवश्यकता नहीं होती, नर या मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती, मतलब किसी से भी हो सकता है, चाहे वो नर हो या मादा से। तो इसका किसी क्या करते हैं कि इसके किसी एक भाग से क्या करते हैं, कृत्रिम जीव तैयार कर लेते हैं, जिसको क्लोनिंग कहते हैं। और क्लोनिंग से जो बना जीव होता है वो मूल जीव के तरह ही दिखता है। तो क्लोनिंग एवं बनने वाले जीव या उसके भाग को क्या कहते हैं, क्लोन कहलाते हैं। और ये क्लोन जिस जीव की कोशिकाओं से तैयार किए जाते हैं उसके बिल्कुल समान होते हैं और उसका गुण भी समान होता है। तो ये क्या किया जाता है, किसी जीव की कोशिकाओं को लिया जाता है और उससे उस कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा उसी के तरह एक दूसरा जीव तैयार हो जाता है, और जो देखने में बिल्कुल उसी जीव के तरह रहता है जिसकी कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है, कोशिका या सेल का उपयोग किया जाता है, और उसका गुण भी समान होता है। तो सबसे पहले भेड़ का क्लोनिंग किया गया, सीप का क्लोनिंग किया गया। इयान बिलमट और उसके सहयोगी ने 5 जुलाई 1996 को भेड़ का क्लोनिंग बनाया और जिसका नाम डॉली रखा। इसका नाम क्या रखा, डॉली। देखिए ये दोनों एक ही जैसे हैं ना। एक जीव के कोशिकाओं को लिया गया और उसको विखंडन के द्वारा इस तरह से क्लोनिंग तैयार किया गया। तो इसको किसने किया था, इयान बिलमट और उनके सहयोगियों ने 5 जुलाई 1996 सबसे पहले भेड़ का क्लोनिंग हुआ था। ठीक है, समझ गए आप क्लोनिंग। तो भेड़ का ये क्लोन है, जैसे एक जैसा दिखता है, तो इस तरह से क्लोनिंग होता है। तो हमने इसमें क्या सीखा, इस पाठ में हमने सीखा कि जनन वह प्रक्रिया है जो जीवों में क्या करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर बनाए रखने के लिए सहायक है, क्योंकि बिना जनन के हमारी अगली पीढ़ी नहीं आ सकती। और यदि अगली पीढ़ी ना आए तो धीरे धीरे क्या होगा, पृथ्वी में जीवों का नाश हो जाएगा। इसीलिए पृथ्वी में जीवों के एक जैसे जीवों के आगे विकास के लिए जनन आवश्यक है। जो जीव अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं, जरायुज जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्य हुए और गाय हुए, भैंस हुए, भेड़ हुए। परंतु जो जंतु क्या करते हैं, अपने जैसे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उसे क्या कहते हैं, अंड प्रजक कहते हैं। जैसे मुर्गी का अंडा, मछली, मेढक। जंतुओं में जनन के 2 प्रकार हैं, एक है लैंगिक जनन और एक है अलैंगिक जनन। तो उसके बारे में भी आपने पढ़ा था। तो मुकुलन और द्विखंडन क्या है, अलैंगिक जनन है, जो हाइड्रा और अमीबा में होता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणुओं में निषेचित होकर युग्मनज बनते हैं, जो मनुष्यों में होता है। अब है निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, एक है आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन में क्या होता है, आंतरिक निषेचन में होता है निषेचित अंडाणु मतलब युग्मनज लगातार विकसित होने के बाद भ्रूण के अंदर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और यही भ्रूण बाद में गर्भ या अंततः पूर्ण शिशु के रूप में विकसित हो जाता है। तो माता के शरीर के अंदर होता है जो क्रिया, निषेचन की क्रिया, अंडाणु और शुक्राणु मिलने की प्रक्रिया और उसके बाद भ्रूण तैयार होना। तो ये हो गया आंतरिक निषेचन। और कुछ कीड़े क्या होते हैं या फिर जीव शरीर के बाहर निषेचन करते, जैसे मछली हुए, मेढक हुए, तो ये क्या हो गए, बाह्य निषेचन।
रेशम की कीट एवं मेढक के जीवन चक्र में शिशु से वयस्क होने की जो प्रक्रिया है उसे कायांतरण कहते हैं, क्योंकि इसमें जो उनके शिशु होते हैं वे क्या होते हैं, जो वयस्क होते हैं उनसे अलग दिखते हैं। जैसे मेढक के जो बच्चे होते हैं वे मछली जैसे चपटे से दिखते हैं, और रेशम कीट के जो बच्चे होते हैं वे जो रेशम के कीट है उससे अलग दिखते हैं। तो ये जो छोटे से वयस्क होने की उनकी जो प्रक्रिया है रेशम कीट की या मेढक की, तो उसको क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। तो इस तरह से आप पाठ को समझ गए होंगे पूरे। इसको रिपीट करके पढ़िएगा और इसका दोनों भाग जरूर देखिएगा, तब आपको चैप्टर समझ में आएगा, और इसको समझने का कोशिश कीजिए और पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए। थैंक यू।